हिंदी कहानी 35 रातें 36 दिन। लेखक ठाकुर चावला, अनुवादक देवी नांगरानी। दोस्तों, ये कहानी लेखक ठाकुर चावला जी और अनुवादक देवी नांगरानी जी की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका पता और ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। तो सुनिए कहानी 35 रातें 36 दिन। मामी, अगर मेरी शादी कामयाब होती तो आज मेरी अपने ससुराल में पहली होली होती। मेरा पति मुझे गुलाल लगाने के लिए पीछे से छिप छिप कर आने के बहाने ढूंढता और मेरी सास भी तो मुझ पर न्यौछावर जाती। ऐसा कहते आशा नम आंखों से बालकनी में चली गई। मामी उसके पीछे चली आई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वो चाहती थी कि आशा अपने भीतर दबी हुई वेदना को बाहर निकाले। सुलझी हुई आशा के सपने 36 दिन में ही ताश के बने महल की तरह ढह गए थे। 6 महीने और 36 दिन उसके जीवन की पगडंडी की दास्तान है। जब वह छोटी थी, गोद में लिए जाने की उम्र में, तब वह बच्चों के अस्पताल में मरते मरते बची थी और बचपन से यूं ही बड़ी होती रही। माता पिता और नानी के अथाह मोह ने उसे लाडली बना दी। वह कोई भी ख्वाहिश लबों पर लाती और उसकी पूर्ति के लिए कमर कसी जाती। पढ़ाई हो या दुनियावी सुख, उसको बेहतरीन कोचिंग क्लास में दाखिल करवाकर बहुत अच्छे अंकों से कामयाब करने का प्रयास किया जाता। सिंधी और सिंधी सूफी संगीत सीखने की चाह उसे कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता में अव्वल लाकर खड़ा करती। दूसरी तरफ आशा के माता पिता उसके सुखमय जीवन के लिए वर तलाशते रहे। रिश्ते नातों के मामले में हर बात पसंद आए ऐसा तो मुश्किल होता है। कितनी ही नापसंद बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है और वही आशा ने भी किया और उसके माता पिता ने भी यही करते हुए उस रिश्ते को कबूल किया। 6 महीने मंगनी के बाद वो बैठी रही। हफ्ते में एक बार वो उसे कभी बाहर तो कभी घर में भी मिलने आया करता था। एकांत में सुनहरे आने वाले कल के चमकते सितारे दिखाते हुए वो कहता, मेरा एक बंगला है, नई मुंबई में प्रॉपर्टी है, मैं अपनी फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, 1 लाख के करीब महीने की आमदनी है। शादी के पश्चात हनीमून के लिए तुम्हें मॉरिशस या स्विट्जरलैंड ले चलूंगा। तुम चाहो तो अपनी ऑफिस खोल सकती हो जिसमें तुम कंप्यूटर सिखा सकती हो। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सीधे शोरूम से नई कार सौगात के तौर खरीद दूंगा। मंगनी हुई और शादी की रस्म की चर्चा होती रही। लड़के ने जाहिर किया कि कोई रस्म उनकी तरफ से ना होगी क्योंकि ये उनकी रीति रस्मों में शामिल नहीं है और सारा का सारा शादी का खर्च भी लड़की वालों को उठाना होगा। विवाह के सभी शगुन संपर्क हुए पर लड़की वालों के खर्च पर और शादी का मुहूर्त भी लड़के ने अपने समय अनुकूल तय किया। शादी धूमधाम से संपन्न हुई पर लड़का जिस्मानी तौर से पूर्णतः स्वस्थ नहीं था। ये बात छुपाई गई। दूल्हे ने यह छल किया पर मजबूरन आशा और उनके परिवार वालों ने वो कमजोरी जाहिर न की। शादी की पहली रात जहां दूल्हे दुल्हन का कमरा सजा हुआ होना चाहिए था, दीवारों पर गुलाब की लड़ियां और बिस्तर पर रेशमी चादर फूलों से महकी ही होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं था वहां। उनके कमरे का दरवाजा सारी रात खुला रहा, जहां धीमी रोशनी के बजाय तेज रोशनी रही। दहेज से लाई हुई नाइटी पहनने के बजाय उसे धुला हुआ कुर्ता पैजामा पहनने को दिया गया। अपनी विधवा माँ का पुराना मंगलसूत्र उसे पहनाया गया। दरवाजे के पास घर का पालतू कुत्ता लेटा रहा और रोती हुई आशा करवटें बदलती सोचती रही कि एक ऐसी शादी है। हाँ, नई दुल्हन की कोई गृह प्रवेश की रस्म अदा नहीं हुई
और ना ही घूंघट हटाने की। आशा ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसकी सास ने दूसरे दिन सुबह की चाय पीते हुए कहा, मैं समझी हाल में रखने के लिए तुम मां से डीवीडी और 29 इंच की टीवी ले आओगे। मैं सुनकर हैरान हो गई। शादी के तीसरे दिन वाली तारीख के तहत आशा ने लिखा है, आज सुबह जब मैंने स्नान घर में शावर चलाकर स्नान किया तो थोड़ा पानी बाहर निकल आया और मेरे बाहर आते ही मुझे न सिर्फ अपने पति से सुनना पड़ा कि मैं गंवार हूं, मुझ में कोई अच्छा संस्कार नहीं है, और सास ने भी कहा कि मां ने तुम्हें क्या सिखाया है। मुझे बहुत दुख हुआ और उसके बाद मैंने कभी शावर को छुआ तक नहीं। तुम अपने को समझती क्या हो? कोई हूर तो हो नहीं, काली भैंस की तरह हो। क्यों नए नए कपड़े पहनकर खुद को सजाती हो? मम्मी की पुरानी साड़ियां निकालकर पहन लो। हर बार जब मैके जाओ लौटते हुए कोई ना कोई काम की चीज लेकर आओ, पैसे, ओवन, ग्रिल वगैरह। ये डायरी में दर्ज है। जब हनीमून के लिए हवाई जहाज का टिकट करवाने गया तो मुझे साथ नहीं लगे। लौटते ही कहा, हिंदुस्तान के बाहर जाने से सब दोस्त मना कर रहे, मॉरिशस और स्विट्जरलैंड की बजाय साउथ में चलो घुमाते हैं। मैंने चुप्पी साध ली। मुझे बहस करके बात बढ़ाना बेमतलब लगा। वहां भी जब जब समुद्र के किनारे बैठकर कोई भी बात करते तो वो बहस बन जाती। वो अपनी जिस्मानी कमजोरी को छुपाने के लिए हर बात को मोड़ देते थे। यहाँ तक कि जितने दिन हम साथ में रहने वाले थे उससे 4 दिन पहले ही घर लौट आए। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, उसने कहा, तुम अपनी बातचीत चाल चलन बदलो और उसके लिए मैं तुम्हें 6 महीने देता हूं। अगर तुम ना बदली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस तरह शादी के पश्चात 36 दिन मैंने पति और सास के ताने सहे और एक दिन कहीं से उड़ती खबर कानों तक आई कि मेरे पति ने कुछ दिन पहले ही मर्दानगी से लागू एक छोटा ऑपरेशन कराया है। इस बारे में मुझे कुछ भी बताया नहीं गया, न ही मुझे विश्वास में ले गए। अगर ऐसा करते तो मैं भी शायद उनका साथ देती। मेरे साथ विश्वासघात हुआ, इसकी मुझे फिक्र नहीं, पर उन्होंने किसी न किसी बहाने मेरे माता पिता की सलाह, उनसे सोना, जेवर और कीमती चीजें हासिल करते रहे। आखिर सब्र का बांध टूटा और 36 दिन के बाद मैं माँ के आगोश में और नानी की गोद में छलक पड़ी। इतना रोई कि मेरे दुख आबशार बनकर बहने लगे। सुबह खौफ के साथ उठा करती थी, इस डर में जीती थी कि आज का दिन जाने कैसा बीतेगा। 36वें दिन पति की मौसी के पास खाना था। रात 1:30 बजे लौटते समय दोनों मुझे मेरी माँ के घर छोड़ने आए, ये कहते हुए कि 4-5 दिन यहाँ रह लो ताकि मन ढल जाए। और मैं भी सोचने लगी कि रोज की जलीकटी सुनने से कुछ दिन निजात हासिल हो। डायरी के 42वें पन्ने पर वह लिखती है, आज 6 दिन भी पूरे हो गए, रात का 1 बजा। इन 6 दिनों में एक बार भी उन्होंने फोन नहीं किया और ना ही मेरी कोई खोज खबर ली। इससे तो यही लगता है कि ये 36 दिनों की दास्तान थी। काश रिश्तों की बुनियाद विश्वास की नींव पर रखी गई होती तो किसी को भी छल कपट का रंग ना होता, जिंदगी में दिलों के बीच की दरारें चौड़ी ना होती, तबाही पर अंकुश लग जाता। अगर दिल की गहराइयों से प्यार के झरने फूट पड़ते। बहुत बहुत